गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन बायोटेक में स्वागत है। और आज हम क्लास 9th का जो बायो का पोर्शन है उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें ये नाम दिया गया था। अब जो हम स्टडी करने वाले उसी चैप्टर के नेम को पहले मॉडिफाई किया इन्होंने, कह द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आज इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी सेल आपके सामने बनी है, जिसमें क्या दिखा है, वेरियस टाइप के ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं। हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज ऑर्गेनेल्स, व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। ये जितनी भी चीजें आपको इस सेल में दिख रही हैं, इनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इनके फंक्शन को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है। पहली चीज एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे क्या है कि कोई भी चीज बना होता है, किसी चीज का फॉर्मेशन जो होता है तो उसकी एक छोटी यूनिट होती है। ऐसे ही जो हमारी कंप्लीट बॉडी है, इसकी भी एक सिंपल सी यूनिट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माय लाइफ या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का ये पहला पेज दिया गया है। इसमें लिखा इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग द साइंटिस्ट कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। इस लाइन का मतलब ये है ना कि जो सबसे पहले लाइफ की ओरिजिन हुई थी, लोगों ने माना, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने माना, या जो साइंटिफिक कम्युनिटी है जितने। तो चलिए यहाँ पे एक देख लेते हैं, एक टर्म हमने अभी को देखा कि जो ये वर्ड लिखा हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग क्या है, एक प्लेस है, ठीक है, जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। जैसे मैं एक वहां का एक देखिए डायग्राम दिखा रहा हूं, कह रहा है रिनोड फॉर दियर स्टीविंग बेड्स, बबलिंग मड पूल एंड मिनरल रिच वाटर। ये जो प्लेस ये एक तरीके से क्या है, ये प्लेस है हॉट स्प्रिंग का। कैसा है ये, हॉट स्प्रिंग है। ये जैसे पूगा वैली मैंने अभी को बोला, तो उसी प्लेस का एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। इस तरीके से यहाँ ये वेपर्स बन रहे हैं, इतना हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ जो मड के पूल हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर है, और यहाँ के जो प्लेसेस है ना ये मिनरल रिच होते हैं। तो आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका रीजन ये है ना कि देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इवन इन कोल्ड क्लाइमेट दीज, लिखा है दीज इन्वायरमेंटल कंडीशन सीम टू बी सिमिलर। ये जो इन्वायरमेंटल कंडीशन इस पूगा वैली की है, यही सेम कंडीशन क्या है, यही सेम कंडीशन पहले की जो हमारी अर्थ थी, जो ओल्ड अर्थ थी। अभी तो क्लाइमेट नॉर्मल हो चुका है, लेकिन जो पहले के अर्थ की कंडीशन थी वो कंडीशन यहां बताई जा रही है कि ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है इन प्लेस की, इन वैलीज की, कितने सालों की पहले की बात हम कर रहे हैं, 3.5 बिलियन ईयर एगो यही सेम कंडीशन क्या थी, इस कंप्लीट अर्थ की थी। लेकिन आज धीरे धीरे क्या हुआ, इस अर्थ का एनवायरमेंट ही कंप्लीटली धीरे धीरे चेंज हो गया। आज का नॉर्मल टेम्परेचर हो चुका है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो 3.5 बिलियन ईयर एगो जो अर्थ का क्लाइमेट था, वैसे सेम कंडीशन किनकी है, इन हॉट स्प्रिंग की है, इन पूगा वैली की है। और यहां पर भी क्या है, लाइफ पॉसिबल है। फिर कहते हैं ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग आर मोस्टली हीट लविंग। जो ऑर्गेनिज्म इन प्लेसेस पर रहते हैं, जो इन हाई टेम्परेचर वाले एरिया में सर्वाइव करते हैं, वो क्या है, हीट लविंग है। उनके अंदर, बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो हाई हीट को क्या कर सकती हैं, हाई हीट में सर्वाइव कर सकते हैं। और लिखा उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, थर्मोफाइल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोफाइल्स, यहां पर लिखा है तो फिर से लिख लेते हैं, कह रहे हैं थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स, थर्मो मीन्स क्या है यहां पर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, एंड फाइल मीन्स क्या है, लविंग। वो बैक्टीरिया जिन्हें हाई टेम्परेचर बहुत अच्छा लगता है, वो हाई टेम्परेचर पर नॉर्मली सर्वाइव करते हैं। जैसे हमारी जो हमारी लाइफ है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्वाइव करती है, ऐसे सेम कह रहे जो थर्मोफाइल्स होते हैं, जिनको क्या पसंद होता है, हाई टेम्परेचर पसंद होता है। क्या पसंद होता है, हाई टेम्परेचर। चलिए, तो ये कह रहे थे कि जो थर्मोफाइल है वो हाईली टेम्परेचर पर क्या करता है, सरवाइव कर जाता है। और वो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर सरवाइव करते हैं, वो कौन होते हैं, यूनिसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर क्या है,
दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। मीन्स क्या है, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कितनी सेल से बनी है, सिर्फ और सिर्फ उनके बॉडी में एक ही सेल है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, सच एज अमीबा, पैरामीशियम। मीन्स क्या है, ये लोग हाई टेम्परेचर पे क्या कर जाते हैं, सरवाइव करते हैं। अब देखिए उसके बाद कह रहे हैं, यहां लिखा साइंटिस्ट फ्रॉम द बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट। अब ये क्या है, कुछ साइंटिस्ट हैं, कहां के, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलियो साइंस, ये क्या है, तो मैंने यहां पहले ही लिख दिया है कि ये सिस्टमैटिक स्टडी है अर्थ डीप पास्ट। जो पहले की अर्थ थी ना, 3.5 बिलियन या 4.5 बिलियन ईयर एगो जो पहले अर्थ की कंडीशन थी, उसको जो पढ़ते हैं, उसकी जो स्टडी करते हैं, वो किसके अंतर्गत तो हम पढ़ रहे हैं, पैलियो साइंस के। तो ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है। कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलियो साइंस, मींस इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अर्थ डीप पास्ट इनकम्पास। पहले की जो अर्थ की कंडीशन थी उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, पैलियो साइंस। तो यहीं के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, लखनऊ में। स्टडीज दीज हॉट स्प्रिंग एंड फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। इन्होंने देखा, ये जो साइंटिस्ट थे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के पैलियो साइंस के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा, क्या देखा कि जो स्टडी जब किया, किसकी स्टडी किया, उस हॉट स्प्रिंग वाले एरिया की जब स्टडी करते हैं तो इनको दिखता है कि ये जो हॉट स्प्रिंग है, फाउंड दैट कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म रैपिडली अराउंड देम। इस एरिया में देख रहे हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं। तो किसने स्टडी किया इसका, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने। दीज डिपॉजिट में है प्रोटेक्टेड अर्ली अर्ली। और ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो रहे थे ना, ये प्रोटेक्ट कर रहे थे। किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो पहली सेल बनने वाली है, जो कौन बनने वाली है, जो पहली सेल, जो ऑर्गेनिक पहली सेल बनने वाली है, उसकी स्टडी जो कर रहे थे। तो ये देख रहे थे कि जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो रहा है, ये मदद कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है इस अर्ली मॉलिक्यूल्स को, जो क्या है, किससे बचा रहा था, उस समय क्या था ना, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। इस एनवायरनमेंट में क्या है, ओजोन लेयर का जब फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो सीधे सीधे अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती थी, पूरा जमीन पर आकर के, इस अर्थ पर आकर के पड़ती थी। तो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या है, हार्मफुल रेज हैं। अब वो आएंगी तो लाइफ की ओरिजिन उस समय पॉसिबल नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हुआ, तो वो प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो गया। उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को वो प्रोटेक्ट कर ले रहे थे हार्मफुल रेडिएशन से और हाईली एक्सट्रीम कंडीशन से उन्हें बचा रहे थे। और इन्होंने हेल्प किया फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में। फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में मींस फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। कौन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसको बनाने में सबसे ज्यादा मदद किसने किया है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपोजिशन था। कैल्शियम कार्बोनेट जो डिपॉजिट हो रहे थे, कहां डिपॉजिट हो रहे थे, उस पूगा वैली वाले एरिया में, जहां हॉट स्प्रिंग वाला एरिया था, वहां जब ये क्या इकट्ठा हो रहा था तो हुआ क्या कि जो हाई टेम्परेचर उस समय था ही, और उसके साथ साथ अल्ट्रा वायलेट रेज आती थी। अल्ट्रा वायलेट रेज जहां आएंगी वहां क्या लाइफ पॉसिबल नहीं थी उस समय। लेकिन जब कैल्शियम डिपॉजिट हुआ, उसने पहली लेयर, पहली ऑर्गेनिक लेयर को क्या किया, बनने से मतलब बनने दिया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बनना स्टार्ट हो गई। और क्या, द बैरियर दैट डिफाइन अ सेल। और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज डिफाइन करती हैं एक सेल को, एक बैरियर है। जैसे हम जब भी स्टडी करते हैं तो हम कह रहे हैं इस तरीके से, एक मान लीजिए यहां पर बना देता हूं, एक ये सेल है। तो ये जब सेल बनी तो 100% श्योर है कि पहले ये लेयर जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले बनी होगी, तभी तो ये पता चला होगा कि ये सेल है और ये सेल के बाहर का इन्वायरमेंट। मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर का काम कर रही है, जो डिफरेंशिएट कर रही है कि इन्वायरमेंट है और उसके अंदर क्या है, सेल है। मींस इन्वायरमेंट और सेल के बीच में जो डिफरेंशिएशन है, जो कंपार्टमेंट अलग अलग चीजें हमें पता चल रही, वो कौन बता रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसको बनने में सबसे ज्यादा मदद किसी ने किया, वो कौन था, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहे हैं यहां पर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये हम तो नॉर्मली जानते हैं, पहले से स्टडी करते आ रहे हैं कि ऑल द लिविंग आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से ही बने हुए हैं। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल। और ये सेल क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है बेसिक लेवल, वो सबसे छोटा लेवल, वो सबसे छोटा लेवल जहां से हमारी लाइफ क्या हुई है, ओरिजिन हुई है, लाइफ ओरिजिनेट हुई है। तो देखते हैं द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। मींस वो सबसे छोटी सेल या वो एक सिंगल सेल जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी है, उससे नीचे और कुछ छोटा है नहीं। मींस एक सिंगल सेल भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म हो सकती है। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया आर इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। यही कह रहा कि जैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म में कौन, एक सिंगल सेल से बना हुआ बैक्टीरिया, एक सिंगल सेल से बना हुआ प्रोटोजोआ, एक सिंगल सेल से बना हुआ एक ईस्ट जो फंगस है। कह रहे हैं ये सब क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से ही बने। जैसे हमारी बॉडी है, ये किससे बनी है, मिलियंस ऑफ सेल से बनी। हमारी बॉडी किससे बनी है, मिलियंस ऑफ सेल से बनी है। प्लांट हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं, और भी आपके सामने जो भी ऐसी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी क्या है, मुझे लगता है मिलियंस ऑफ सेल से ही बनी हुई हैं। लेकिन कुछ चीजें जो इनविजिबल हैं, जैसे माइक्रोब्स हैं छोटे, ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हमारी नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। इससे हम क्या सीख रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि सेल में भी यूनिसेलुलर, सेल में भी मल्टीसेलुलर। सेल एक भी हो सकती है और सेल मिलियंस भी हो सकती है, जो कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन करती है। और यहां पर दैट वर्क टुगेदर एक टर्म है, दैट वर्क सेल वर्क टुगेदर। मींस क्या है, ग्रुप ऑफ सेल एक साथ काम करने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो यहाँ ये उसी को डिनोट कर रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, करें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू। वही लाइन लिखी है जो अभी को मैंने बोला, डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन। अब सीधा सीधा इसको ये बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले क्या है, सेल है, क्या है, सेल, और सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू, और टिश्यू से क्या, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म या कंप्लीट बॉडी, ऑर्गेनिज्म। चलिए एक एक को थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं, फिर हम लोग बाद में तो स्टडी करेंगे। चलिए कह रहे हैं सेल, ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को हम लिखते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और एक हम छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए कह दिया हमने ये क्या है, सेल है, ये क्या है, सेल है। अब ऐसे ही कई सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल नहीं कई सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ हैं, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। मींस का एक सेल थी, ऐसे ही एक सेल एक सेल एक सेल मींस कई सेल, और कई सेल मिलकर के जब एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, हम उसी को क्या कहने लगते हैं, टिश्यू। मींस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। और जब कई टाइप के टिश्यू क्या करने लगते हैं, कई टाइप के टिश्यू मिल करके
स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, वो क्या कहलाने लगते हैं? ऑर्गन। जैसे हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है स्टोमक, एक ऑर्गन है स्टोमक और दूसरा ऑर्गन है वहीं पर देखा जाए तो इंटेस्टाइन। अब वहीं देखे हमारा माउथ भी तो है। ऐसे वेरियस टाइप के हैं। तो डिफरेंट टाइप के जब ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, एक साथ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो हम उसी को ऑर्गन सिस्टम कहने लगते हैं। जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, माउथ, एसोफेगस, ये सब क्या बनाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सब किसको बनाने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को। किसको बनाने वाले हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही वेरियस टाइप के सिस्टम जब बॉडी में हमारे एक स्पेसिफिक फंक्शन को या सभी लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे मैं कह दूं यहां डाइजेस्टिव सिस्टम लिख दिया मैंने, यहां दूसरा यहीं लिख देता हूं रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मींस वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम जब एक साथ वर्क को परफॉर्म करते हैं वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। मींस सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या बॉडी, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या बॉडी। तो यही सारी चीजें हैं हम पढ़ेंगे। वेरियस टाइप ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला चीज है कि ये सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ये भी तो हमें जानना चाहिए। अगर हाउ टू स्टडी सेल, हम सेल्स को कैसे स्टडी करेंगे? हाउ टू स्टडी सेल मींस हम सेल को कैसे पढ़ेंगे? पहली चीज है व्हाट डू वी कॉल द सेल, what do we call the ability of the human eye to see two very close object as separate and distinct। अब एक चीज इन्होंने बात किया है थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं आप दो डॉट बनाओ, क्या करो? दो डॉट को क्या कर लो? ऐसे बना लो। अभी मैं इस डॉट को मैं बहुत क्लोज देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं? बहुत क्लोज देख रहा हूं। मुझे दिख रहा है दोनों डॉट क्या है? एक दूसरे से सेपरेट है। मींस क्या है? देयर इज स्पेस बिटवीन टू डॉट्स। लेकिन अभी मुझे कोई कह दे सर 1 किलोमीटर दूर से देखो, 1 किलोमीटर दूर से देखो, मुझे दिखेगा, ये लगेगा कि ये ब्लर है, दोनों एक साथ हैं। सिमिलरली यही बात इन्होंने कहा है। कर इमेजिन टू टीनी डॉट्स ड्रॉन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। एक पीस ऑफ पेपर पे आप 2 डॉट्स को क्या कर लीजिए? ड्रा कर लीजिए। उसके बाद एज द डॉट आर मूव्ड क्लोजर, जैसे 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 इस डॉट को आप अपने क्लोजर लाएंगे आपको क्या दिखेगा? As the dot are moved closer, there come a point at which they can no longer be seen as separate। आपको हो सकता हो कि दूर से भी देखने पर सेपरेशन ना नजर आए और बहुत क्लोज लाने पर भी सेपरेशन ना। मींस क्या? एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी आईज हैं उस पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी विजिबिलिटी के साथ देख सकती, बहुत क्लियरिटी के साथ देख सकती हैं। तो वो पॉइंट कह रहे हैं when viewed from about 25 सेंटीमीटर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आई से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखते हैं तो वो क्या होता है? हमें बहुत क्लियर विजिबल होता है। दोनों पॉइंट हमें कैसे दिखने वाले हैं? सेपरेटेड दिखने वाले हैं। और उन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.1 मिलीमीटर होगी। कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट, और दोनों पॉइंट एक दूसरे से सेपरेट दिखेंगे। दोनों के बीच का जो दोनों डॉट के बीच का स्पेस है वो 0.1 मिलीमीटर है। और कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट, अदरवाइज दे अपीयर एज सिंगल पॉइंट। अदरवाइज मींस क्या? आफ्टर 25 सेंटीमीटर या अवे 25 सेंटीमीटर और वेरी क्लोज टू टुवर्ड द 25 सेंटीमीटर। हमें ये ऑब्जेक्ट या तो बहुत एक ही में ब्लर दिखेगा दोनों टाइम में, मेरा कहने का मतलब आप 1 किलोमीटर दूरी से देखो या 25 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 0.5 सेंटीमीटर पर ला करके देखो, आपको दोनों टाइम जो दोनों डॉट्स हैं वो आपस में फ्यूज करते हुए नजर आएंगे। दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। मींस ये लिमिट है किसकी? हमारे आई की। इसी को मैं कह रहा था, एक जो सर्टेन निर्धारित एक पॉइंट है ना, उसी पॉइंट पर जो आपको दिख रहा है वही हमारे आई की क्या है? लिमिट है। तो कह रहे हैं क्या? यहाँ एक वर्ड आता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। जो हमारी आई का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो कितना है? 0.1 मिलीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर लिखा है ए सेल इज यूजुअली टू स्मॉल, मींस एक सेल बहुत छोटी हो सकती है जो आपकी आंखों से विजिबल नहीं है, जिसे आप देख ही नहीं सकते हैं। लिखा है बाई अनलेडेड आई। एक देखिए पहले की एनसीईआरटी में इसी टर्म को इन्होंने लिखा था नेक्ड आई, तो यहां मैं लिख देता हूं अनलेडेड। अनलेडेड इसका मतलब क्या है? नेक्ड आई, खुली हुई आंख। तो यही कह रहा है कि कुछ ऐसी सेल्स इतनी छोटी हैं जो आपकी अपनी ओपन आई से नहीं दिख सकती। दिस रेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ हैव सेल बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो भाई क्यूरियस तो है ही, इसलिए कि जो सेल हमें क्या है दिख नहीं सकती अपनी अनलेडेड आई से, अपनी नेक्ड आई से, उसी सेल की स्ट्रक्चर, उसी सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनल्स, यहां तक कि उन ऑर्गेनल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी भी स्टडी लोगों ने किया है, साइंटिस्टों ने उसका भी डायग्राम दिया है। कैसे? कह रहे हैं उनके फंक्शन को भी स्टडी कर लिया है, दैट आर मच स्मॉलर देन लिमिट, जो हमारी लिमिट से, जो हम नहीं देख सकते नॉर्मल आई से, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को इन्होंने स्टडी करके दिया है। कह रहे हैं लिखा आप रिजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई, यू हैव लर्न अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, ए कॉन्वेक्स लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। आपने कॉन्वेक्स लेंस भी स्टडी किया हुआ, या क्या कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस पढ़ा होगा। एंड एन आई पीस आर यूज्ड फॉर मैग्नेट। अब सीधे सीधे ये डिनोट कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। किधर? माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ने क्या किया? स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी किया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी किया। तो वही कह रहे हैं उस माइक्रोस्कोप में यूज क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस और क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो सकता है, या ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस। इन सभी की स्टडी, इन सभी का यूज करके क्या किया? ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया, जिससे वो ऑब्जेक्ट हमें क्या है और लार्जर दिखने लगे। अब यहाँ पर एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है जिसको हम देख लेते हैं। कह रहे ये हमें कैसे और कब कितना छोटा दिखेगा। देखिए यहां लिखा है, यहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं। लिखा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द विजुअलिटी थ्रू अनलेडेड आई, मींस क्या है? हमारी नेक्ड आई से कौन सा ऑब्जेक्ट दिखेगा? एटम 0.1 नैनोमीटर होता है जो हमारे आई से विजिबल नहीं है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। वहीं लिखा स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल विजिबल नहीं है। फिर है 1 नैनोमीटर से नीचे 0.1। अब देखिए लिखा है 10 नैनोमीटर। प्रोटीन और लिपिड्स को भी तो हम नहीं देख पाते, प्रोटीन एंड लिपिड्स को भी तो नहीं देख पाते। तो देखिए क्या है, इनको देखने के लिए ऐसे ढेरों सारी चीजें, आप डायग्राम को देख लीजिएगा, हम 2-4 इसमें से पढ़ दे रहे हैं। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी सी द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, वायरस, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? एक ऑर्गेनेल्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है।